उसको ध्यान से देखें। ये ड्रॉपलेट है, इसके अंदर इस तरह का बैक्टीरिया रहता है। इसकी संख्या 1 से लेकर के 5 की होती है एक ड्रॉपलेट में। दरअसल हम लोग टीबी का बात कर रहे हैं। ये जो पेशेंट दिख रहा है आपको, ये टीबी से इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर एक्टिव टीबी। और इस केस में यदि ये हंसता है, बोलता है, चीखता है, खांसता है, तब इसके मुंह से इस तरह का ड्रॉपलेट निकलता है। और ये ड्रॉपलेट में इस तरह का घातक बैक्टीरिया रहता है। और यदि कोई हेल्दी आदमी इस चपेट में आता है और सांस लेता है, तो उसके श्वास नली के रास्ते ये बैक्टीरिया उसके फेफड़े में आ जाता है। फेफड़ा इसलिए कि प्राइमरी साइट इसका यही है, क्योंकि श्वास नली के द्वारा एंटर करता है बॉडी में और ये एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, हाई ऑक्सीजन टेंशन रहता है। इस एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद बैक्टीरिया को सामना होता है मैक्रोफेज से, अपने एल्वियोलार मैक्रोफेज से। हालांकि इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ये बैक्टीरिया एल्वियोलाई में आता है, तो ये एल्वियोलार मैक्रोफेज अपना, ये रेड बैक्टीरिया है और ब्लू कलर का मैक्रोफेज है, तो ये इसको पहचानना चालू कर देते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, कि ये तो बाहरी है, बाहरी सेल का है। तो रिकॉग्निशन के बाद क्या करता है ना, अपना मैक्रोफेज है वो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो रेड कलर का बैक्टीरिया है और एक ग्रीन कलर का लाइसोसोम है, इन दोनों को फ्यूजन होना चाहिए, तभी बैक्टीरिया मर पाएगा। तब एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और उसके बाद इस एसिड की वजह से बैक्टीरिया मरते हैं। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है। टीबी के केस में ऐसा होता नहीं है, और नहीं जब हो पाता है तो टीबी अंदर इंट्रासेल्युलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, और इतना मल्टीप्लाई कर जाता है कि मैक्रोफेज को फाड़ देता है और फाड़ के निकल जाता है। जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये बहुत स्लो ग्रो करता है। अच्छा, ये फेगोलाइसोसोम यहाँ पे क्यों नहीं होता है, इसका भी रीजन जान लीजिए। क्योंकि इसके पास सुरक्षा कवच होता है, वायरुलेंस फैक्टर होता है। वायरुलेंस फैक्टर जिसमें ये शामिल है कॉड फैक्टर, लाइपोएराबिनोमेनम, सल्फाटाइड्स, ये सब इसके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और फेगोलाइसोसोम होने से बचाता है। ये प्रोटीन रिलीज कर देता है, उसके वजह से फेगोलाइसोसोम नहीं हो पाता। उसके बाद क्या होता है कि जब सेल के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके उसको फाड़ देता है, तो मैक्रोफेज कहते हैं भैया अब हमसे ना हो पा रहा है, तो वो इस तरह का साइटोकाइन सिग्नल रिलीज करता है, जिसको हम लोग कीमोकाइन्स भी बोलते हैं, जिसमें रहता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12। ये सारे चीज़ें रिलीज करने के बाद वहाँ के और भी सेल, इसके इम्यून सेल्स आते हैं, जिसको हम लोग सेल रिक्रूटमेंट कहते हैं। इवेंट में ये इननेट इम्यून रिस्पॉन्स का बात कर रहे हैं हम। इस इवेंट में कुछ बैक्टीरिया के सेल डैमेज हो जाते हैं और बाकी सर्वाइव कर रहे होते हैं। तब डैमेज जो सेल होता है उसको क्या करता है, डेंड्राइट सेल एक्टिवेट होके तो उस एंटीजन को पकड़ता है और पकड़ के लेके चल जाता है हिलार लिम्फ नोड के पास। नेब CD4 T सेल रहता है, उसके पास लेके जाता है। नेब सेल यानी अभी तक उसको एंटीजन से सेंसिटाइज नहीं हुआ, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। MHC2 पे एंटीजन को लेकर के जाता है और TCR T सेल रिसेप्टर को ले जाके प्रेजेंट करता है, जो कि नेब सेल का रिसेप्टर है। अभी क्या करता है, टी सेल एक्टिव हो जाता है। टी सेल एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, डिफरेंशिएशन होने लगता है। यहाँ पे भी साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, इसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, बड़ी तादाद में एक्टिवेट होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेमोरी सेल भी बन जाते हैं। इतने सारे मैक्रोफेज जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो पता है इस तरह का घेरा बना लेते हैं। समझ लीजिए कि बीच में कोई दुश्मन है, उसके चारों ओर से घेर लिए हैं। बीच में रहता है बैक्टीरिया, उसके बाद रहते हैं मैक्रोफेज जो इन्फेक्ट हो चुके हैं और जो डैमेज हैं, उसके बाद रहते हैं हेल्दी मैक्रोफेज, उसके बाद रहते हैं जायंट सेल, लेंगेन जायंट सेल रहते हैं, उसके बाहर रहता है टी सेल, रेड सेल। तो सारे मिलके उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को अरेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये अर्ली ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन है, गांठ के जैसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, और ये फेफड़ा में बहुत अच्छा खासा घाव को छोड़ के जाता है। यहाँ बीच में बहुत डेड सेल रहते हैं, तो यहाँ चीज़ी लाइक हो जाता है, चिपचिपा टाइप। तो इसको हम लोग केसियस नेक्रोसिस कहते हैं। आपके पास यदि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तब ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, इसलिए कि यहाँ पे अपना इम्यून सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। पहले जो इन्फेक्शन होता है लंग्स में, प्राइमरी इन्फेक्शन, तब नीचे लोअर लोब में आता है और यहाँ पे घाव करता है ग्रेन्युलोमा फॉर्म करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन फोकस। अब ये प्रोग्रेस करता है और हिलार लिम्फ नोड के पास जाता है, और यदि हिलार लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कोन कॉम्प्लेक्स। जब ठीक होता है, हील हो रहा होता है, तब इसका फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रैंके कॉम्प्लेक्स। अब इस स्थिति में अपने 90 से लेकर के 95% लोग हैं फिर लेटेंट फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर से वहीं पे आते हैं, यदि आपका वीक इम्यूनिटी रहा ये ग्रेन्युलोमा बनने के बाद, तब यही बैक्टीरिया और जोरों शोरों से आपके शरीर में मल्टीप्लाई करते हैं। आपके जो वो ग्रेन्युलोमा था उसको तोड़ देते हैं, लिक्विफाई होते हैं। देखिए ग्रेन्युलोमा ब्रेकडाउन होता है, फिर लिक्विफिकेशन होता है उसका, और लंग्स के ऊपरी हिस्से में जाता है, लंग्स को पूरा रद्द कर देता है, एकदम घाव कर देता है, इस तरह का कैविटी फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ब्रोंकियोजेनिक एब्सोर्प्शन होता है, पूरा लंग्स में टीबी भर जाता है और धीरे धीरे
ब्लड के थ्रू से आपके दिमाग में चला जाता है, लीवर में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, किडनी में जाता है, बोन में जाता है, जिसको हम लोग लिम्फोहेमेटोजेनस स्प्रेड करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम से भी होता है और ब्लड से भी होता है। इसी टीबी को हम लोग बोला जाता है मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कहानी की और, जिसमें ज़्यादातर लोग हैं। तो क्या होता है ना, टीबी कहता है कि एक बार तो बच गए बेटा, दूसरा चांस मत देना हमको। यदि आपके शरीर में किसी भी मायने से इम्यून सप्रेशन हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी। यहाँ पे इम्यूनिटी कमजोर होने के कई रीजन है, जैसे कि आपको कोई और बीमारी है, उसमें आप इम्यूनो सप्रेसिव दवा खा रहे, तो HIV है, तो डायबिटीज मेलेटस है, तो क्या होता है ना, आपके शरीर में पहले से इन्फेक्शन है और कोई इन्फेक्शन आ जाएगा या फिर शारीरिक समस्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के बाद वो रीएक्टिवेट होता है, जिसमें ग्रेन्युलोमा जो अरेस्टेड था वो फटता है और फटने के बाद फिर से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। और एक चीज़ बता देते हैं, जो ग्रेन्युलोमा है ना, इसके अंदर बैक्टीरिया को खाना नहीं मिल रहा होता है, डोरमेंट स्टेज में होता है, ब्लड सप्लाई नहीं जाते हैं, फिर भी ये इतना दिनों तक अरेस्टेड रह के, और जब ये रीएक्टिवेट होता है तब उसके बाद ये लंग्स के ऊपरी हिस्सा में चला जाता है। ऊपरी हिस्सा में इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कि वहाँ के आसपास के जितना भी टिश्यू होता है वो क्या होता है, रद्द हो जाता है, एकदम लिक्विफिकेशन होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। फिर कैविटी फॉर्मेशन होता है। ऐसे आदमी जो एक्टिव टीबी से ग्रसित हो, वो बहुत रिस्की हो जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इनका फेफड़ा देखिए इस तरह का हो जाता है और फिर ये बीमारी को स्प्रेड करने लगते हैं दूसरों के लिए भी। इसमें भी पूरा फेफड़ा में ऐसे ही फैल जाता है टीबी, और उसके बाद अलग अलग ऑर्गन में यहाँ भी डैमेज करता है। तो टीबी का प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट एक ही होता है, बस लेटेंट टीबी में होने के बाद आदमी कुछ दिन तक चांस मिलता है उसको कि रीएक्टिवेट ना होने दें। अगर इस समय जो लक्षण दिखता है, वेट लॉस हो जाता है आदमी का, खाना पीना भूखे नहीं लगता है, शाम में पसीना आता है, पट्टी गलगे रहता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, छाती दर्द करता है, और जो खार है उसमें खून रहता है। और बच्चे लोग में तो ये उसका डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर देता है, इरिटेबिलिटी रहता है, उनका एक्टिविटी एकदम लेजी हो जाता है सब।